ठीक है, एनीवे विल स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट। आपको पेपर पैटर्न पता है, वेटेज पता है? अच्छा बताना मुझे वेटेज एक बार। कंपनीज एक्ट का 20 रॉन्ग, 21 है वैसे। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 31, नेक्स्ट सॉरी सर, एलएलपी 6, परफेक्टली राइट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 अगेन, ठीक है। नेगोशिएबल का 14, ठीक है। पार्टनरशिप 20, ठीक है, राइट है। एंड पेपर पैटर्न कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम एक्सपेक्टिंग आपके पास एक फ्रेश नोटबुक होगी। हेडिंग दो, पेपर पैटर्न, हेडिंग दीजिए पेपर पैटर्न। एनालाइज करते हैं बहुत कुछ, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करते हैं, साथ साथ में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं है ये। पीछे लास्ट बेंच दीदी, आगे आ जाओ। वो देख भैया अकेला बैठा हुआ है, वेट कर रहा है तेरा। बोलो भाई। या इंटरनल ऑप्शंस, वेटिंग 1 मिनट और। चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली एकदम। फर्स्ट थिंग दैट आई कुड सी इज क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। आई गेस वी नो दिस ऑलरेडी। 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको एक ऑप्शन में छोड़ना होता है ऑफ योर चॉइस। नाउ सपोज आई एम लीविंग क्वेश्चन नंबर 2। सपोज क्वेश्चन 1 के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड आना ही है, कंपनीज एक्ट आना ही है, पार्टनरशिप आना ही है। इन एनी केस अगर मैं ऐसा एक थॉट दिमाग में लेकर आता हूँ कि यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर राउंड अबाउट 175 पेजेस हैं और वेटेज अप्रॉक्सीमेटली अपन करें 31 मार्क्स, ठीक है, तो एक बार ऐसा लगता है कि यार छोड़ देते हैं, क्योंकि आप देखो पार्टनरशिप के अंदर इट इज़ अराउंड 45 पेजेस फॉर रफली 20 मार्क्स, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पार्टनरशिप, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम बात करते हैं सोगा की। सोगा के अंदर अराउंड 60 पेजेस, अगेन रफली 20 मार्क्स। फिर हम बात करते हैं कंपनीज की, 20 पेज 20 मार्क, बेस्ट केस सिनेरियो। इसके अलावा बात करें अपन मोटा मोटी एलएलपी की, राउंड अबाउट 7 पेजेस 6 मार्क्स। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगेन 7 पेजेस 6 मार्क्स। क्या बच गया? नेगोशिएबल, थैंक यू, अराउंड 20 पेज 14 मार्क। तो आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करो तो विल फाइंड कि सर कंपनीज एक्ट 20 पेज पढ़ के 20 मार्क दे रहा है। ऐसा आपको और बड़े मार्क्स में और कहीं पे भी नहीं मिल रहा। पार्टनरशिप के अंदर भी आपको 45 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं 20 मार्क के लिए। मतलब आप रेशियो निकालो अगर तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 पेजेस पढ़ के 1 मार्क मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। कंपनीज एक्ट में इट इज 1 पेज 1 मार्क। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मोर ओवर सर कंपनीज एक्ट कंपलसरी क्वेश्चन में भी आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका कंपनीज एक्ट बेस्ट होना चाहिए। उसके 2 रीज़न बताए, तीसरा रीज़न बताता हूँ। आप जो जाएंगे इंटर के अंदर, जो अपना सिलेबस है कॉर्पोरेट लॉ का, दैट इज ऑब्वियसली टोटल 100 मार्क्स अगेन, जिसमें से 70 मार्क्स का कंपनीज एक्ट होगा। 70 मार्क्स का कंपनीज एक्ट होगा। तो आपका जितना बेस अच्छा होगा फाउंडेशन में, वो आपका इंटर डिसाइड करेगा। इंटर करना है ना, लॉन्ग टर्म प्लान है ना। हाँ, फाउंडेशन करके छोड़ दिया हुआ नहीं। 70 मार्क्स इज ह्यूज। तो मैं आपको तीसरा रीजन दे रहा हूँ कि क्यों आपका कंपनीज एक्ट पहला चैप्टर होगा जब हम साथ में करेंगे, एंड क्यों आपका चैप्टर वो बेस्ट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक जनरल थंब रूल लोग मानते हैं कि यार एलएलपी को इज्जत नहीं दिया, ठीक है, नेगोशिएबल को इज्जत नहीं दिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इज्जत नहीं दिया, मैं उल्टा मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि यार 7-7, 10-10 पेज पढ़ के आपको शॉर्ट 6 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ अगर, इन दैट केस कंपनीज एक्ट के, यहाँ लिखता हूँ कंपनीज एक्ट 20 पेज 20 मार्क,
इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 7 पेज 6 मार्क्स। नेगोशिएबल लिखते हैं 20 पेज 14 मार्क्स। और उसके अलावा छोटा एक और LLP, थैंक यू, 7 पेज 6 मार्क्स। टोटल करें अगर अपन 46 आई गेस, मार्क्स की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पेजेस का टोटल करें अगर 52 आई गेस। आप मुझे बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है? 52 पेजेस पढ़ के शॉर्ट 46 मार्क्स आने वाले हैं। लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जान डाल देते हैं और वो इतना लेंदी है कि बाय द टाइम यू रीच टिल यूनिट नंबर 6-7 अपना लॉ से भरोसा उठ जाता है। ऑनेस्टली नहीं, मैं ये सही बता रहा हूँ आपको। जो दूसरी क्लासेस, आई वोंट टेक द नेम, ठीक है, फेमस बड़ी क्लासेस, वहाँ पे अपने दोस्तों से पूछना, दिल टेल यू दे स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उनसे पूछना, मेरी बात मत माना, उनसे पूछना, दे स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो ऊपर वाले हैं, इवन दे यूज्ड टू स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, but when I entered their premises, I was the law head of the Uparwala classes. I was the one who initiated the plan and पूरा फिर मैंने implement करा and ऊपर मैंने फिर start किया Companies Act से ही पढ़ाना, because that is what is sensible. एक बार Companies Act हो गया, फिर आप ठीक है सोगा उठा लो, कॉन्ट्रैक्ट जो भी उठा लो, but your first chapter has to be for sure Companies Act. Apart from that, last observation, आप ऐसा ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा यू विल फाइंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन एवरी पॉसिबल क्वेश्चन, इट इज देयर। तो आप सोच के भी उसको छोड़ के हल्के में तो नहीं ले सकते, वो पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए है, क्वेश्चन 3 में सी है, 4 में है, 5 में सी है, 6 में सी है, बी है। तो एवरी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज देयर एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो वो आप छोड़ नहीं सकते, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो कंक्लूजन्स, सर ये 4 चैप्टर जो हमने डिस्कस करे वर्थ 46 मार्क्स, ये अपने बेस्ट होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पे 30 मार्क, ये भी अपना बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बचा कौन सा? सिर्फ सोगा बचा, और कौन सा बचा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो ऐसे ही छपरी है, इजी है ना पार्टनरशिप, तो ऐसा लगा होगा आपको कि हाँ ये तो ठीक है, केक वॉक है, ठीक है। हम बेसिकली स्टार्ट करें कंपनीज एक्ट से, ये मैंने बोलना था। आपके पास ये है बुक, आपका पुराना वाला बुक, ये वाला बुक आपके पास नहीं है, ठीक है, चल मैं भी यूज नहीं करूंगा, नो बुक्स, बिना बुक के पढ़ाई करते हैं। आई नीड अ ब्लैंक पेज, ये रहा। द फ्लो ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर वुड बी स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर्स। द रीजन बीइंग, आपको ऐसा बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोगों ने शायद बोला भी होगा, दैट फाउंडेशन लेवल पे सेक्शंस डोंट मैटर अ लॉट। आई हैपन टू डिसएग्री 110%। मैं ऐसा नहीं बोला कि आप सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, नो, यू विल गेट मार्क्स, श्योरली यू विल गेट मार्क्स, बट अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि यार देख, रिजल्ट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 20%। मतलब अगर मैं इस क्लास की बात करूं, सपोज इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं 50 लोग, सपोज, ठीक है सर, पास कितने होंगे? 10। दिस इज हार्श रियलिटी। मैं पे आपको अच्छा बोलने नहीं है कि हाँ 50 में से 50 पास नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा 10 ही पास होंगे, मेरा एक्सपेक्टेशन आज के क्लास के बाद पता पड़ेगा मुझे, बट स्टिल आई वुड से 25-30 करवा देंगे, दैट इज फॉर श्योर। बट आईसीए का रिजल्ट इज 50 में से 10 बच्चे ही पास होंगे। नाउ इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ पेपर चेकर, आपके सामने 2 कॉपीज आई है, एक में लिखा हुआ है एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डैश 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 डैश, और एक में लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डैश 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 डैश। ऑब्वियसली इसमें सेक्शन नंबर लिखा है, ही विल हैव एन अपर हैंड, ही विल हैव एन एज, बिकॉज पेपर चेकर को पेपर चेक करते करते ही लग जाएगा कि यार ये बच्चा पढ़ के आया है एंड वर्दी है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो हेंस सेक्शन नंबर्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। हम सेक्शन नंबर याद करेंगे, वो पक्की बात है। हैविंग सेड दैट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, अराउंड 150 सेक्शन है, वो ऑब्वियसली याद होगा नहीं और याद करना भी नहीं है सारे के सारे। क्यों? बिकॉज वो आपको आज के बाद कभी नहीं पढ़ना। कंपनीज एक्ट पढ़ना है आपको इंटर में भी और फाइनल में भी। एलएलपी अगेन इंटर में आएगा, औकात वही रहेगी, अभी 6 मार्क की है, इंटर में 5 मार्क की होगी। इसके अलावा जितने आपके बाकी चैप्टर्स है, पार्टनरशिप कभी नहीं पढ़ना, सोगा कभी नहीं पढ़ना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कभी नहीं पढ़ना, एलएलपी कभी नहीं पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी नहीं पढ़ना, 7 में से 5 चैप्टर्स को कभी नहीं पढ़ना है। कंपनीज एक्ट पढ़ना है 70 मार्क्स इंटर एंड अगेन सीए फाइनल 100 मार्क्स। दिस एलएलपी सीए इंटर 5 मार्क्स, फाइनल में नहीं आएगा, ठीक है।
तो हम सेक्शन में याद करेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर सारे, एलएलपी के अंदर ऑलमोस्ट सारे, पार्टनरशिप में आई गिव यू लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आई गिव यू लिस्ट, सोगा में आई गिव यू लिस्ट कि भाई ये सेक्शन आपको याद करने हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई भी सेक्शन नहीं है। नेगोशिएट में अगेन आई गिव यू लिस्ट। उतने सेक्शन आपको आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम क्लास में ही करेंगे, वो पक्की बात है। बिना और बकचोदी करें अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सर। प्लीज गिव द हेडिंग कंपनीज एक्ट 2013। मेक इट वेरी फास्ट। फर्स्ट पेज को मैं 2 बार में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम थोड़ा सा पतला होगा, वहां हम लिखेंगे सेक्शन नंबर, बाजू में नेम, नंबर नाम, नंबर नाम, नंबर नाम। स्टार्ट करते हैं, पूरी लिस्ट बना लेते हैं। आपके कंपनीज एक्ट में टोटल 23 सेक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 2 clause 6 is your first section, associate company। 2 clause 20 कंपनी, ठीक है। फटाक से लिस्ट बनाते हैं। वेटिंग। शॉर्ट में लिखना, इट इज ओके, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। Waiting still. तो जूम करो नीचे की तरफ। सेक्शन 2 की लिस्ट खत्म हो चुकी है, डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, आगे और भी है, 5-6 मोर, दैट्स इट, डन। आगे जिसका हो गया लिख के बाद काउंट करना 23 हो रहा है कि नहीं हो रहा। इफ नॉट मैंने कुछ मिस करा, फिर टोटल 23 हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार चेक करना। लिख लिया उसके बाद 406 नहीं है, सिलेबस में नहीं है। 23 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 23 है, ठीक है। एक 406 निधि कम नहीं है, फिर आपका सिलेबस में नहीं है, पर वो waiting last 30 seconds in case you are still writing.
15 seconds in case you are still writing. ओ फर्स्ट बेंच वाला तुम्हारा ही बाकी है लिखना, जल्दी करिए. डन, टाइम अप. फटाक से एक बार रिकॉल करते हैं. मैं बोल रहा हूँ फटाक से, इनके साथ मिस करा, फटाक से चेक कर लेना. सेक्शन की लिस्ट बता रहा हूँ फटाक से, फिर अपन अंदर बढ़ते हैं. आपने जो लिखा है वो बोल रहा हूँ, फटाफट बोल रहा हूँ. 2/6 एसोसिएट कंपनी, 2/20 कंपनी, 2/21 कंपनी लिमिटेड गारंटी, 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 242 फॉरेन कंपनी, 245 गवर्नमेंट कंपनी, 246 होल्डिंग कंपनी, 252 लिस्टेड कंपनी, 262 ओपीसी, 268 प्राइवेट कंपनी, 269 प्रमोटर, 271 पब्लिक कंपनी, 272 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 285 स्मॉल कंपनी, 287 सब्सिडी कंपनी, 292 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. फिर आपने सेक्शन नंबर 3 लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 4 कंटेंट्स ऑफ एमओए, सेक्शन नंबर 5 कंटेंट्स ऑफ एओए. फिर आपने लिखा है सीधा 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 8 कंपनी फॉर्म विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, 9 इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, 455 डोमेन कंपनी. ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है. एक एक करके इसको अपन को पढ़ने का है. स्टार्ट करने से पहले अगेन थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. मे भी आपको शायद पता होगा, मे भी शायद नहीं पता होगा. मैं सिर्फ सेक्शन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ जो डेफिनेशंस है. लिस्ट ऑफ नेम्स देख के आपको ऐसा कुछ ऑब्जर्व होना चाहिए. अल्फाबेटिकल. आप खाली 42, 45, 46 से तो मेरे को समझ में आता है FGH. दे आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल. सिर्फ सेक्शन नंबर 2 में ही ऐसा है कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है. हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको आना चाहिए, जो एग्जाम में आएगा भी नहीं पर आपको फिर भी आना चाहिए, विच इज डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आएगा बट देन आपको आना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए. तो ऑल्दो दिस इज रिविजन क्लास, मैं फिर भी उसको पूरा ही पढ़ूंगा आपको. स्टार्ट करते हैं. मैं डेफिनेशन लिखता हूँ एक बार. बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है. मैं बुक ओपन नहीं करने वाला, आपको भी नहीं करना, सब दिमाग में होना चाहिए. That's it. ये सबको आता है. हम उसके अंदर डीप में जाते हैं कि हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. एवरीवन इन द क्लास नोज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट का मतलब. मैं फिर भी आप लिख देता हूँ. पैदा होना. कोई साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली का है तो टू कम इनटू एग्जिस्टेंस. मैं देसी आदमी हूँ, ठीक है. हमको पैदा होना ऐसा लगता है. 2 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि 2 मिनट के लिए सिर्फ दिस पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड. ऐसा 2 मिनट के लिए मान लेते हैं. एंड अब अपन बढ़ते हैं डेफिनेशन को, जो बोलता है सर कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैदा हुआ है अंडर दिस एक्ट. कितना ज़्यादा ऑब्वियस है. व्हेन आई हैपन टू से दिस एक्ट आई मीन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है. तो सपोज डेफिनेशन इतना सा है कि सर कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैदा हुआ कंपनी से 2013 के अंदर, फुल स्टॉप. सपोज ऐसा लिखा होता सिर्फ. देन कंपनीज लाइक, मैं आपको 3-4 नाम देता हूँ. ITC, ठीक है. लड़कों को पता होगा, कुछ लड़कियों को भी पता होगा. सुट्टा बनाता है. गोल्ड फ्लेक, ठीक है, सुट्टा बनाता है. ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसका रियल फिगर है 1910, ठीक है, जब ये इनकॉर्पोरेट हुआ था. एक और कंपनी करते हैं L&T, वेरी फेमस अगेन, लार्सन एंड टूब्रो. अगेन रियल फिगर दे रहा हूँ मैं आपको, बाद में गूगल करना. 1938, ठीक है. 2 मोर देन सफिशिएंट. 2 और देता हूँ, बाद में काम आएगा. टाटा, रियल फिगर अगेन 1868. एंड द लास्ट वन जो मुझे आगे काम आएगा SBI 1806. सारे रियल फिगर्स हैं. नाउ हम कोई भी एक कंपनी पकड़ते हैं. लेट मी स्टार्ट विथ लार्सन एंड टूब्रो. लार्सन एंड टूब्रो बोलेगा कि ब्रो मैं कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो नहीं करूंगा. हम उसको पूछेंगे एज अ लॉ मेकर कि भाई तो क्यों फॉलो नहीं करेगा. लार्सन एंड टूब्रो बोलेगा सर एज पर योर डेफिनेशन मैं कंपनी ही नहीं हूं, क्योंकि आपका डेफिनेशन बोलता है कि कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैदा हुआ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. ब्रो अपन पैदा हुआ था 1938 में. तो एज पर योर डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट आई डोंट हैपन टू बी अ कंपनी. इफ आई डोंट हैपन टू बी अ कंपनी व्हाई वुड आई फॉलो कंपनीज एक्ट 2013. एंड हम कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर सकते बिकॉज वो एकदम लॉजिकल बात बोल रहा है. ऐसा ना हो इसके लिए हमने सर ये चीज ऐड करी आगे डेफिनेशन के अंदर, विच बेसिकली हैपेंस टू से और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. आपके उसको कुछ एग्जांपल दूं मैं. अगर प्रीवियस कंपनी लॉ के 3 एग्जांपल देता हूं. एक सबको आता है
कि सर बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 वी हैड कंपनीज एक्ट 1956. थोड़ा और पीछे जाते हैं, वी हैड कंपनीज एक्ट 1913. और पीछे जाता हूँ, कंपनीज एक्ट 1882. और जगह नहीं मेरे पास, ठीक है. ये सारे कंपनीज एक्ट है जो इंडिया के अंदर फॉलो होते थे. अब अगर हम एल की बात करते हैं, एल की बात करें, आपका सर लॉजिकली स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा सर जब ये एल पैदा हुआ होगा ना, उस टाइम पे जो कानून चल रहा होगा वो कंपनीज एक्ट 1913 चल रहा होगा, क्योंकि 1913, 1913 एंड 1956 के बीच में एल पैदा हुआ था. तो उस टाइम पे जब ये पैदा हुआ, कंपनीज एक्ट 1956 था नहीं, पर कंपनीज एक्ट 1913 था. तो आपका एल पैदा हुआ एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1913. वी डोंट गिव अ डैम. आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज हमने डेफिनेशन में लिखा और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. खत्म हो गई बात. तो तू कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पैदा हुआ या तो पुराने किसी भी कंपनी एक्ट में पैदा हुआ, डजंट मैटर, तू कंपनी है. और क्योंकि तू कंपनी है एज पर डेफिनेशन, तुझे कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा. कितना लॉजिकल है, ठीक है. द डेफिनेशन 2+20 ईच एंड एवरी वर्ड नाउ शुड हैव अ सेंस इन योर ब्रेन. कॉपी नहीं करना है, ठीक है. दिस जस्ट फॉर नॉलेज. आप पढ़ सकते हैं एक बार, मैं फटाक से आगे बढ़ जाऊंगा. मेक इट फास्ट. कुछ नहीं लिखना, डजंट मेक सेंस. नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है. इंटर में भी नहीं आएगा. पढ़ लो एक बार, हम आगे निकल जाएंगे. डन. टाइम अप. ऊपर आता हूं मैं फटाक से एक बार एंड इसको कट कर देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, विच इज 2 clause 42 फॉरेन कंपनी. हाँ दीदी, स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन बोल सकते हैं फॉरेन कंपनी का, इंशाल्लाह जितना भी आता है. बिल्कुल नहीं आता, कितना दर्द है जीवन में. बाजू में बहन, नहीं दीदी. दीदी स्टार्ट बहुत अच्छा किया, बाद में हक दिया, बट स्टिल 70% एक्यूरेट. गुड वन. हाँ सर. A foreign company is a company incorporated outside India and has a place of business in India, either through itself or through an agent, either physically or through electronic. 75%. दीदी से थोड़ा ज़्यादा बेटर. नेबर. Foreign company is a company incorporated outside India having a place of business in India by itself or through an agent, either in physical form or in other form. ठीक है, मतलब स्टार्टिंग सबका अच्छा है, एंड में जाते जाते गोबर. कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ एक बार. चाहे प्रोसेस नहीं कर पाओगे मेरी स्पीड को, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं. हर एक वर्ड जो आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है. फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और एजेंट फिजिकली ऑथराइज्ड मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर. ये डेफिनेशन है, वर्ड टू वर्ड, यही डेफिनेशन है. मैं क्या करूँगा, बुक में एक बार ओपन कर देते हैं, आप रीड कर लो उसको एक बार, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है. रीड करने के लिए ओपन कर रहे बुक, ठीक है. कहाँ मिलेगा, आपकी बुक में ही पढ़ लो एक बार, डजंट मैटर, इसमें पता नहीं कहाँ होगा. जो भी लिखा है एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाक से. मिला मिला, नाइस.
डन, आपके सामने। अपना बुक बंद कर दो प्लीज, पढ़ लो एक बार, फिर हम बात करते हैं 2 मिनट के बाद। सिर्फ रीड करना है, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करना है, ऑब्जर्व करना है। Waiting still. Fifteen seconds more. Done. वापस यहाँ पे आ गए। समझने की ट्राई करते हैं वो क्या बताने की ट्राई कर रहा है मुझे। ड्रॉ मत करना। फोर कॉलम्स, ठीक है, आगे। लास्ट कॉलम आप फिल करोगे टिक या क्रॉस करके, ठीक है। टिक वुड मीन फॉरेन कंपनी है, क्रॉस वुड मीन फॉरेन कंपनी नहीं है। मैं सारे केसेस बना लेता हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। दुनिया में 8 ही केस बन सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 2 कांस्टेंट। दुनिया में 8 केस बन सकते हैं, मैं 8 केस बना देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, 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 पाकिस्तान, 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 इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, 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 पाकिस्तान, 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 इंडिया, इंडिया। एक और केस बन सकता है इंशाल्लाह, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, 1 2 3 4, पाकिस्तान। डन। 9th केस दुनिया में नहीं बन सकता। आपको ऑब्जर्व करना है, जो भी आपने पढ़ा था उसको रिकॉल करके, या जो आपको याद है रिकॉल करके, लास्ट कॉलम के अंदर आपको टिक या क्रॉस मारना है। रफ में टिक वुड मीन कि वो फॉरेन कंपनी है, क्रॉस वुड मीन फॉरेन कंपनी नहीं है, रफ में। बाद में आपको कॉपी करने का मैं टाइम दूंगा, फिलहाल रफ में टाइम सेव करना है मुझे। 1 टिक, 2 क्रॉस, 3 टिक, ऐसा करके। एंड आई शैल वेट मे बी 3 minutes। seconds। आगे द नेक्स्ट वन, डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डेफिनेशन साथ में करेंगे, एग्जाम में 5 बार आ चुकी है। टू 6, 246 एंड 287। both in the form of theory question worth 6 marks twice and practical question 4 times। ठीक है, टोटल 6 बार आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 8 साल के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले ये करेंगे, फिर ये, एंड देन लास्ट में ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं होल्डिंग कंपनी से। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बकवास है, बट अगेन थियरी क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा, तो डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट करना पड़ेगा। हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में डेफिनेशन ऐसा बोलता है, होल्डिंग कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसका सब्सिडरी कंपनी होता है, फुल स्टॉप। पर ये याद करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में लिखना पड़ेगा।
The holding company is the company in relation to any other company of which such companies are subsidiary companies. ऐसा डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत इजी है. हिंदी में अगर आप इमेजिन करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर होल्डिंग कंपनी का मतलब वो कंपनी इसकी सब्सिडी कंपनी होती है, ठीक है. कोई लॉजिक नहीं है तो मैं इसमें डीप में जाऊंगा ही नहीं. हम लॉजिक पे आते हैं सर, विच इज 2 + 87 भर भर के लॉजिक है इसके अंदर. Anyone who recalls the definition, maybe not word to word, but 70-80%. Yes, Mr. Blue. Subsidiary company in relation to other company is a company in which the holding company either controls the composition of its board of directors or exercises one of the total voting powers either by itself or together with one or more of its subsidiaries, provided that such class and classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond the numbers as may be prescribed, and for the purpose of this clause a subsidiary company shall be deemed to be a subsidiary company of a holding company even if the provisions mentioned in subclause 1 and subclause 2 are of another subsidiary company of a holding company. The composition of board of directors is deemed to be in control of another company when that company with exercise of some power exercisable at its discretion can appoint or remove all or majority of its directors. 3 गलतियां, एक बड़ी और 2 छोटी छोटी. आपने बोला वोटिंग पावर के लिए 50%, इट इज मोर देन 50%, मोर देन 1/2 एग्जैक्टली लिखे हुए की बात करें तो, जो मेजर गलती थी, बड़ी गलती थी. सेकंड पे आते हैं. आपने बात कही विद रिस्पेक्ट टू लेयर्स. क्या होता है सर लेयर्स वाले पॉइंट का मतलब? कि वो एक होल्डिंग कंपनी के एक लिमिटेड नंबर ऑफ सब्सिडियरीज से लेयर्स, मतलब एक सब्सिडियरी के अंदर और एक सब्सिडियरी के अंदर और एक सब्सिडियरी. हाँ, तो वो मतलब प्रोविजन क्या है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज एक्ट ने जो प्रिस्क्राइब होल्डिंग, क्या प्रिस्क्राइब क्या किया है कि उतने वो होल्डिंग कितने? वो नहीं, 2. वो इंटर में आएगा पर ठीक है, डिस्कस करते हैं एक बार. ओपन करते हैं डेफिनेशन से. ऑलमोस्ट परफेक्ट ही बोला था तो मैं फटाक से ओपन कर लेता हूँ, फिर उसको अपन और डीप में समझते हैं. ये रहा सर, होल्डिंग लिख लेते ना. होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज. याद करना पड़ेगा, 1 मार्क मिलेगा इसका आपको. हम बाजू में आते हैं जहाँ पे दिमाग है. इट मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी controls the composition of the board of directors or exercises or controls more than 1/2 of total voting power either at its own or together with one or more subsidiary companies. ठीक है. फिर जो उसने बोला आगे, however prescribed class or class of holding companies shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may prescribed. Although अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्या जाते हैं, 2 मिनट लगेगा. आपको सिखा रहे फिलहाल लेयर्स का मतलब, इसका मतलब, ठीक है, जस्ट लाइक अ सैंडविच. कि सर एक होल्डिंग कंपनी है, उसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी है. दिस इज नॉट अलाउड. मैक्सिमम 2 layers आर अलाउड. दिस इज अलाउड. 3rd लेयर इज नॉट अलाउड. और डीप में जाते हैं, क्यों नॉट अलाउड सर? पहला क्वेश्चन. दूसरा, पर सर टाटा की तो कितनी सारी सब्सिडरी कंपनी है? नंबर में बात करूँ तो 785 सब्सिडरी कंपनीज है टाटा की. आप तो सर 2 की बात कर रहे हो, टाटा की 785 कैसे है? जो टाटा का ग्रुप है, दिस इज टाटा लिमिटेड, उनका ग्रुप ऐसा है, ऐसा. टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ताज, तनिष्क, टाइटन, सो ऑन सो फोर्थ. तो उसका सब्सिडीज ऐसे जा रहा है. ये तो कितना भी हो सकता है तेरी औकात अनुसार. हम बात कर रहे हैं लेयर्स के बारे में, कि मेरी सब्सिडी उसकी सब्सिडी वहां तक ठीक है, उसकी एक और सब्सिडी नहीं हो सकती. लॉजिक पे आते हैं. क्यों सर? द रीजन इज जस्ट 2 words विच इज मनी लॉन्ड्रिंग. पैसे का हेर फेर करना विल बी कंट्रोल्ड इस तरीके से. सर कैसे? सपोज एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा. वी हैव मिस्टर दाऊद इब्राहिम सिटिंग इन दुबई
जिसको बेसिकली मुंबई के अंदर ब्लास्ट करवाने हैं, ठीक है, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन 1990s, ठीक है, एक ब्लास्ट करवाने का है मुंबई के अंदर उसको। अब जो भी इंडिया के अंदर बंदा होगा जो ब्लास्ट करवाएगा, ऑब्वियसली वो खुद भी मर जाएगा, जो भी होगा, ही विल नीड मनी इन करोड्स, ठीक है, एक पूरा काम करने के लिए, प्लानिंग वानिंग सब करने के लिए। तो सपोज 100 करोड़ का कुछ फंड इन्वॉल्व है, इसके अंदर बारूद, एक्सप्लोजिव्स, ये सब भी आ गया, उसको कंपनसेशन भी, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो बेसिकली दुबई से पैसा भेजने का अपन को इंडिया के अंदर कितना ऑब्वियस है सर, 100 करोड़ कैश भेज नहीं सकते, वायर ट्रांसफर तो पॉसिबल ही नहीं है, बैंक पकड़ लेगा इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया। तो सर क्या करेंगे अपन, बहुत ईजी है सर, हमें कंपनी ओपन करेंगे लेट्स से कीनिया के अंदर, ठीक है, कंट्री जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा लूज है, उस यहाँ पे कंपनी खोलेंगे लेट्स से के लिमिटेड, ठीक है, इस के लिमिटेड का अपन एक सब्सिडरी ओपन करेंगे लेट्स से अ कंट्री कॉल्ड श्रीलंका के अंदर। सो वी हैव अ कंपनी कॉल्ड SL लिमिटेड इन श्रीलंका। सर इसका एक सब्सिडी अपन ओपन करेंगे लेट्स से कोई भी कंट्री लेते हैं, न्यूजीलैंड, NZ लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे NZ लिख देता हूँ। लास्ट एक इंडिया लिमिटेड, इंडिया में। अब हम बुक्स में क्या शो करेंगे, इट इज़ मियरली अ बुक एंट्री कि सर इस कंपनी ने विच इज़ के लिमिटेड अपनी सब्सिडी को पैसा दिया, इसने अपनी सब्सिडी को पैसा दिया, और इसने अपनी सब्सिडी को पैसा दिया, और वो पैसा घूम फिर के वापस इंडिया में आ गया। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, बिकॉज जब हम ट्रांजैक्शन को रिवर्स में ट्रेस करेंगे ना, तो इट विल बी लॉस्ट समवेयर, क्योंकि मुझे थोड़ी न्यूजीलैंड की कंपनी साहब डेटा देगा, ये थोड़ी डेटा देगा, ये थोड़ी डेटा देगा, तो वी डोंट वांट दिस टू हैपन। तो हमने बस ये लेयर्स को कंट्रोल में कर रखा है, दो में कैच करना ईजी होता है, एंड हेंस मोर देन 2 layers आर नॉट अलाउड, बट दिस इज CA फाइनल, नॉट इवन इंटर, दिस इज CA फाइनल। लॉजिकल है तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको पहले थियोरेटिकली आता था, नाउ लॉजिकली आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता इग्नोर, उसको आता था इसे उसको मैंने सिखा दिया। हम आगे बात करते हैं जो आपको आना चाहिए, दिस पार्ट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड इज कि सर यहाँ और लिखा हुआ है, फॉरेन कंपनी पढ़ रहे थे वहाँ पे एंड लिखा हुआ था, यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब बनने माथी कई पण हसे तो चालसे, बनने हो जरूरी नहीं, कोई पण एक हसे तो भी वी आर गुड इनफ, ठीक है। डायग्राम में जाते हैं एक बार। तो what 2 clause 87 is trying to tell you is कि सर let's say we have a company called H Limited, a bigger box and then a smaller box S Limited, क्योंकि वो दबा हुआ कंपनी है। उसके अंदर हम आपको ऐसा बोल रहे हैं कि सर HS के अंदर नंबर 1 कंट्रोल्स the composition of board of directors, और शॉर्ट में लिख रहा हूं, holds more than 1/2 of total voting power, शॉर्ट में लिखा है, अभी भी बोल रहा हूं, सिमिलर भाषा में इट वुड मीन मोर देन 50%, ठीक है। वापस डेफिनेशन में जाते हैं, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे एक, ठीक है। ये हमने लिखा वहाँ पे शॉर्ट में, पढ़ सकते हो एक बार, फिर हम एक एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं। मैंने सिखाया नहीं अब तक, कुछ भी नहीं सिखाया। मैं तब तक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। एक मिनट, कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं, एक मिनट। एक क्वेश्चन मिला अच्छा वाला, हाँ बोलना, मैं सुन रहा हूँ। एक मिनट, सेकंड क्लास बेंच ने हाथ रेज किया था 10 मिनट पहले कुछ। ओके, यस सर।
हाँ ऑब्वियसली। डन। एक क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, December 21 में आया था, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। चलना भी December 21, इसमें हो गया ना क्वेश्चन 6 का सी। देखते हैं इजी है क्या हार्ड है। इजी है, जूम करता हूँ। रफ में कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस अपन थोड़ा टाइम बात करेंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने करा होना चाहिए इंशाल्लाह। इफ नॉट आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार, आई विल वेट। रफ में सॉल्व कर सकते हैं, इट्स ओके। आपको लगता है मैं वर्बली कर लूंगा, मेंटली कर लूंगा तो भी इट इज ओके। यू माइट नीड कैलकुलेटर, नहीं आपके पास मोबाइल यूज कर सकते हैं, इट्स फाइन। हम 5 मिनट बाद बात करेंगे, आफ्टर 5 मिनट्स। एग्जाम का क्वेश्चन है। हम 3 क्वेश्चन करेंगे। दिस इज लेवल 1। बहन रफ में करना था, रफ में करिए तो हाँ ठीक है। वेटिंग। दो मिनट और, इन केस यू आर ट्राइंग। एक मिनट और, लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स। डन। यस मिसेस रेड, क्या सॉल्व किया आपने, बताइए मुझे। अभी भी कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं आपके पास। हाँ मैगी, क्या करा आपने, बताइए। सेकेंड लास्ट बेंच। ठीक है, बाजू में सर, नेबर बेसिकली जो पीसी प्राइवेट लिमिटेड जी। सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड है, तो अगर इनमें पूछा है कि केएल प्राइवेट लिमिटेड के पास 1,60,000 शेयर्स 1,60,000 शेयर्स रहेंगे। वो तो सेकंड हाफ है, व्हाट अबाउट द फर्स्ट हाफ? व्हाट यू आर रीडिंग इज सेकंड हाफ, टेल मी द फर्स्ट हाफ। ओके, फर्स्ट हाफ में बेसिकली ऐसा है कि पीसी प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है जिसका सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड है, जो पीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 90,000 शेयर्स एंड केएल लिमिटेड होल्ड्स 70,000 शेयर्स ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। वो दो होल्डिंग एंड सब्सिडरी मिला के थर्ड जो PQ सब्सिडरी कंपनी है उसका मोर देन 1/2 शेयर होल्ड कर रहे हैं, लाइक बेसिकली।
50% से ज़्यादा है वो। 53.33। आगे 53.33% से ज़्यादा है वो, उसके पास शेयर्स ऑफ PQ प्राइवेट लिमिटेड। ओके सो वो सब्सिडरी हुआ दोनों कंपनी का, लाइक BC प्राइवेट लिमिटेड का भी और KL प्राइवेट लिमिटेड का भी, मतलब वो सेकेंड लेयर हुआ बेसिकली। सेकेंड हाफ का आंसर एंड सेकेंड हाफ का आंसर इट वुड बी BC प्राइवेट लिमिटेड के पास स्टिल पावर रहेगा ऑफ द सब्सिडरी कंपनी PQ प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज KL प्राइवेट लिमिटेड BC प्राइवेट लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है, तो either by its own or together by its subsidiary. कंसेप्ट राइट है बट फर्स्ट का आंसर रॉन्ग था, बट कंसेप्ट राइट है, सेकंड का आंसर राइट है। हाँ सर लास्ट बेंच, उसकी आंसर में क्या गलती थी वो मुझे बता दे। अगेन कंसेप्ट राइट है बट आंसर रॉन्ग है, क्या फायदा हुआ। आगे सर, आगे ना बाजू में सर, नहीं आगे पाजी। हाँ वो तो ठीक है, रीजन की बात कर रहे हैं ना। किसको इसका आंसर पकड़ सकता है, कहाँ गलत बोला उसने। हाँ सर लेयर नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि लेयर नहीं है क्योंकि सब्सिडी का सब्सिडी थोड़ी है, लेयर नहीं है यहाँ पे। ठीक है ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं ड्रॉ करते हैं, पर कंसेप्ट राइट है उसका। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे 90,000 था ना शायद, या तो हम थ्रू आउट शेयर से बात करेंगे या थ्रू आउट रुपीज में बात करेंगे। आई एम टॉकिंग इन शेयर्स। सो PQ के खुद के 3 लाख शेयर्स हैं, जिसमें से BC 90,000 होल्ड कर रहा है, KL 70,000 होल्ड कर रहा है। नाउ डेफिनेशन पे आते हैं, जहाँ से हमने क्वेश्चन पकड़ा। ये देख, और रटा नहीं मारना था, लॉजिकली पढ़ना था, इसे मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको पहले। मैं फोकस करूँ इस लाइन के ऊपर। ये रट्टा नहीं मारना था, ये लॉजिकली पढ़ना था अपन को, इसलिए हमने क्वेश्चन उठाया आपके लिए। बोलता है एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर either at its own or together with one or more of its subsidiary companies, together with one or more of its subsidiary companies। तो यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट लाइन में इसने बोल दिया कि सर BC का सब्सिडरी KL है, तो BC खुद along with its subsidiaries अगर मोर देन 1/2 फोल्ड करता है तो उस नीचे वाला जो बचा वो अपना सब्सिडी बन जाएगा। डायग्राम वापस आते हैं। तो मैं BC along with my KL PQ के अंदर होल्ड कर रहा हूँ 1,60,000 आउट ऑफ 3 लाख विच इज मोर देन 50%, एंड बिकॉज इट इज मोर देन 50% PQ की बात कर रहे हैं। अरे KL तो ऑलरेडी सब्सिडी है ना अपना, हम बात कर रहे हैं PQ की कि ये BC का सब्सिडी बन जाएगा, नॉट KL का। ठीक है, KL का सब्सिडी होने के लिए उसके पास मोर देन 50% शेयर होने चाहिए थे, ठीक है, जो है नहीं। ठीक है, नाउ दिस वाज फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड हाफ पे आते हैं। सेकेंड हाफ थोड़ा सा अलग है। सेकेंड हाफ क्या बोल रहा है कि सर यहाँ पे BC है, KL है, PQ है, दिस इज सेम सब्सिडरी, बट दिस टाइम इसका इसमें कुछ भी होल्ड नहीं है। ठीक है, उसको हटाई देता हूँ मैं। जो होल्ड है वो इसका है, KL का, मेरी सब्सिडरी का। चलना वे नाइस।
नहीं, ये जो रबर का बटन है ना, वो आई थिंक प्रेस रह गया, वापस ऊपर ही नहीं आया। टाइप करो फिर भी रब हो रहा है। रो है, दूसरा वाला होगा ना शायद, पूछता हूँ मैं बाहर। ये भी नहीं चल रहा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पर करता हूँ, टाइप नहीं करते। सेकेंड आप देखना। What would be your answer if KL Private is holding 1,60,000 in PQ? So as per the diagram जो यहाँ पे ओपन था अपना, ये रहा। रब तो हो ही रहा है ना, नाइस नाइस नाइस। सब कुछ सेम है। इस बार KL का PQ के अंदर 1,60,000 है। मेरे सब्सिडरी का सब्सिडरी, मेरा सब्सिडरी, इसको लॉ में बोलते हैं चेन रिलेशनशिप। ठीक है, एक डिफरेंस हो जाएगा आंसर के अंदर कि सर पहले वो मेरा सब्सिडरी था डायरेक्टली, क्योंकि मैं भी होल्ड करा था और वो भी होल्ड करा था। सेकेंड में इट इज इनडायरेक्टली, ठीक है, आउटराइट 100% इनडायरेक्टली। सब्सिडरी का सब्सिडरी क्यों? बिकॉज 3 लाख में से 1,60,000 ये होल्ड कर रहा है, तो इसका उसके अंदर मोर देन 50% स्टेक है। ठीक है, तो मेरी सब्सिडरी का वो सब्सिडरी बन गया। ठीक है, आंसर एक बार देखते हैं, जूम आउट करता हूँ। हाँ, अब आंसर लिखने की बात भी कर ही लेते हैं कि आंसर किस तरह से लिखना होगा। दिस वॉज मियरली वर्थ 3 मार्क्स। 3 आउट ऑफ 3 आने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू राइट सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज औकात 3 मार्क की है। मैं होल्डिंग लिखूंगा, बहुत अच्छी बात है, बाद में पेपर छूट जाएगा। ठीक है, ऑल तो 2 लाइन है पर पेपर छूट जाएगा। तो मैं आउटराइट सब्सिडरी का डेफिनेशन लिखूंगा, और वो नहीं मेरे भैया ने पूरा रामायण बताया ना, हम लिखेंगे डीप में जाके पढ़ना है तो 2 क्लॉज 87 का सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। मतलब मैं आपके नॉलेज के अंदर एक लेयर ऐड कर रहा हूँ कि हमको ये पता था हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पॉइंट है, हमको ये पता था हाँ मोर देन 1/2 है। मैं आपको उसके अंदर लेके जा रहा हूँ कि सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला पॉइंट है दैट इज सब क्लॉज 1 एंड मोर देन 1/2 वोटिंग बाय सब क्लॉज 2। तो मुझे 2 क्लॉज 87 सब क्लॉज 1, 2 क्लॉज 87 सब क्लॉज 2 ये भी आना चाहिए अब। ठीक है, ओपन करते हैं बुक के अंदर, ये रहा। So 2 clause 80 सब क्लॉज 1 हो गया। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब क्लॉज 2 हो गया। एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 टोटल वोटिंग पावर आइदर इट इज ऑन टुगेदर विद सब्सिडी कंपनी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ओपन तो होगा नहीं, मुझे डिक्टेट करना पड़ेगा शायद। करते हैं, ट्राई करते हैं। अभी के लिए दिस डायग्राम शुड बी परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, पहले मैंने जानबूझ के पूरा नहीं लिखा था, अब अगर मुझे पूरा लिखना होगा तो मैं नीचे वो ऐड करूंगा, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, वो यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी डन। ये रही बुक, पढ़ सकते हैं एक बार, आपके सामने दोनों ओपन है। आई विल वेट, डाउट है पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग नाउ, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ, ये कर लिया, मतलब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता, दुनिया में नहीं बन सकता। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ PKA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ PKA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज 20 crores, consisting of 150 lakhs, consisting of 150 lakhs fully paid up, consisting of 150 lakhs fully paid up equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, full stop, या कॉमा कर दो, and 50 lakh fully paid up and 50 lakh
fully paid up cumulative preference shares of rupees 10 each. Full stop. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, इनके साथ ने कुछ मिस करा तो. The paid up share capital of PKA India Private Limited is rupees 20 crores rupees, ठीक है, rupees 20 crores consisting of 150 lakh fully paid up equity shares of rupees 10 each and 50 lakh fully paid up cumulative preference shares of rupees 10 each. Full stop. आगे PKA India Capital Private Limited, PKA India Capital Private Limited, चला and PKA India Tele Services Private Limited are holding 55 lakh are holding 55 lakh and 25 lakh equity shares respectively are holding 55 lakh and 25 lakh equity shares respectively in PKA India Private Limited, in PKA India Private Limited. Full stop. Next paragraph. 3 लाइन और. PKA India Capital Private Limited, PKA India Capital Private Limited and PKA India Tele Services Private Limited, PKA India Capital Private Limited and PKA India Tele Services Private Limited are subsidiaries of Lord Krishna Private Limited, are subsidiaries of Lord Krishna Private Limited. ये रहा 1 का D, like I said. सॉल्व कर सकते हैं आप. इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन दुनिया में नहीं बन सकता, पक्की बात है. आराम से पढ़ना. ह्यूज चांसेस ऑफ गेटिंग इट रॉन्ग. चाहिए तो बाद में क्वेश्चन कॉपी कर देना, बाद में रेफरेंस के लिए काम आएगा ना. एक हिंट देता हूं, बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज नेम कंफ्यूजिंग है. क्वेश्चन नहीं, नेम, द नेम्स आर कंफ्यूजिंग, इसलिए बिना डायग्राम के इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. हो जाएगा मुझे बताना, मैं आके चेक करूंगा. द आंसर वुड रिमेन द सेम for the question of Lord Krishna Limited. However, under this circumstance, PK India Private Limited becomes a direct subsidiary of Lord Krishna as per provisions of, like I said, उसमें wrong लिखा हुआ था, 2 clause 87 छोटा वन आएगा of the Companies Act through controlling the composition of board of directors. ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता दुनिया में. ठीक है, मोर देन गुड. बंद करते इसको, हो गया इसका काम. एक सेकंड वेस्ट करे बिना. 2 clause 6. यस सर. डेफिनेशन एसोसिएट कंपनी, जितना भी आपको आता है, कच्चा पक्का जो भी है. ना पीछे सर, ना पीछे दीदी, नहीं बाजू में भैया, नहीं पीछे वाइट, पिंकी, नहीं. कितना दर्द है जीवन में. हाफस बेंच ब्लैक, नहीं. पाजी, नहीं. हाँ दीदी ब्लैक एंड वाइट, नहीं. बाजू में ब्लैक, नहीं. बाजू में पिंकी, नहीं. पीछे भैया ब्लैक, नहीं. बाजू में भैया. एसोसिएट नहीं. मैगी, ओ मैगी, कहाँ छुप रहे तू दीदी के पीछे. मिस्टर ब्लू बोलिए सर. Associate company in relation to other company is a company in which the other company has significant influence
but it's not a subsidiary of the company having such influence, and also includes a joint venture company. ये डेफिनेशन हुआ, फिर नीचे उसके एक्सप्लेनेशन है दो. Significant influence means a company which controls at least 20% of the total voting power, or controls or takes part in business decisions through पार्टिसिपेट्स, ठीक है. participates in business decision through an arrangement. Joint venture means When two or more entities, आगे बोल, net have joint interest in the net assets of the entity. ठीक है, हम इजी करते हैं उसको. अगेन अ बिगर बॉक्स, जिसको मैं लिखूंगा आई लिमिटेड, सी इंटर में आएगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी. ए लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी. अनलाइक होल्डिंग सबसे, यहाँ पे दो एरो थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो है, और उस एरो के अंदर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. ऑब्वियसली द क्वेश्चन कम्स कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो हम उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दोनों के बीच में और है. फर्स्ट हाफ, मोर देन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर. दूसरा, पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग. अब इसके बेसिस में आपको क्वेश्चन दूंगा, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो हम थोड़ा और डीप में जाते हैं. ठीक है, इसके अंदर फर्दर दो एरोज हैं कि 20% वोटिंग पावर का मतलब क्या क्या आता है उसके अंदर. सर equity share से जो 20% total हो जाएगा. रॉन्ग, अंदर बात करते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बीच में प्लस. एंड लास्ट लाइन, एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर. ये डेफिनेशन सर पूरी समझते हैं. क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे. एक दिसंबर 23 में आया था क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और एक जुलाई 21 में था क्वेश्चन 5 का ए. देखते हैं, पहले यहाँ पे फोकस करते हैं. किसी कंपनी है इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसका ए के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ठीक है, अब मुझे एग्जाम में ये वर्ड यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज डेफिनेशन में यूज करा हुआ है. नीचे जो लिखा है वो तो डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन नहीं है. हमने बोला कि सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब आई ए के अंदर होल्ड कर रहा है एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर, या फिर पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर ऑफ ए लिमिटेड. जब हमने बोला एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर, तो उस 20% के अंदर आपको लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो बहुत ऑब्वियस है. इसके अलावा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. उसके अंदर चल डीप में जाते हैं, एक और लेयर अपन ऐड करते हैं नॉलेज में. कितना ऑब्वियस हो गया, ले उसको और डीप कर दिया. इससे ज़्यादा डीप हो नहीं सकता कि सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि जब वो कन्वर्ट होगा इक्विटी के अंदर, ये तो पता है ना कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जब इक्विटी में कन्वर्ट होगा फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो उन शेयर्स के ऊपर वोटिंग पावर मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला. अगर मिलने वाला है तो 20% में उसको काउंट करेंगे, नहीं मिलने वाला तो प्रेफरेंस शेयर है उसको भी काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, देख लो एक बार, मैं तो सीधा क्वेश्चन ही करूँगा सर, ये सब तो ठीक है. I'll wait 2 मिनट में भी, मैं तब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ. सिक्स अभी करा हमने. ओके, एक थ्योरी क्वेश्चन दिखा, पहले वो कर लेते हैं जो मैं बोला था. जुलाई 21
ऊपर ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का बी, मैंने 5 का ए बोला था, 5 का बी। इला सर 6 मार्क्स, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको 3 लिखना पड़ेगा, होल्डिंग बी, सब्सिडरी, एसोसिएटरी, 2 मार्क्स ईच। फटाक से आंसर देख लेते हैं, पढ़ेंगे उसको अपन, सिर्फ देख लेते हैं क्या क्या उसने इंक्लूड करा। होल्डिंग, सब्सिडरी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एसोसिएट आएगा, एसोसिएट, ठीक है। यहाँ पे खत्म हुआ सोल्यूशन, बकवास। जून 23 कहाँ गया, दिख नहीं रहा मुझे। जून 23 इंशाल्लाह। क्वेश्चन 1 का बी। आवा सर, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, मुझे मिल जाए होपफुली। 1 का बी, ठीक है, रिसेंट ही है, बहुत पुराना नहीं है। वर्बली कर रहे हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन लिख के करेंगे। फोर मार्क्स। I'll wait 30 seconds maybe. डन हो जाना चाहिए। हमने किससे बात नहीं करी? हाँ दीदी इन द ग्रीन, बोल सकते कुछ? नहीं? अब्बा डब्बा जब्बा। वाइट से बात कर ली, पीछे पिंकी आपसे बात नहीं करी। हाँ कुछ बोल सकते हैं? नहीं, सॉरी, वेटिंग। बाजू में ब्लू, ओके जल्दी करना। हाँ एग्जाम अभी है 2 महीने में। हाँ आरसीबी रीड करना, ठीक, वेट कर दो, पढ़ लो तुम आराम से। हाँ 10 सेकंड लगता है पढ़ने में, क्या कर रहे हो? डन, पढ़ लेना चाहिए अब तक। हाँ पिंकी पढ़ लिया इंशाल्लाह। नहीं आता, ब्लू नहीं आता। और किससे बात की थी हमने? हाँ आरसीबी। हाँ की नाम में जवाब दे पहले, चल। हाँ ओके। बाजू में ब्लैक, हाँ की ना। हाँ बाजू में व्हाइट, हाँ की ना। हाँ बाजू में पिंकी ना। आगे भैया, हाँ दीदी, पिंकी आगे। ए बोलना तो बोलना जल्दी रही। हाँ बाजू में भाई, हाँ की ना। ना आगे, हाँ। सबके आंसर रॉन्ग है। आंसर क्या पड़ेगा? डिपेंड्स, डिपेंड्स। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा वोटिंग पावर के बारे में कि वोटिंग पावर होगा या नहीं होगा। हम पहला लिख कर आएंगे, फर्स्ट ऑफ द आंसर विल बी as the number of shares held by this and this is 15% and hence it is not an associate company. Definition लिखेंगे पहले, उसके बाद ये, फिर नीचे लिखेंगे note. However, if 10 crore worth of convertible preference shares have voting rights, in that case even that will be included while calculating the significant influence, which comes out to be 25%, which is more than equal to 20%. Hence note के अंदर अपना आंसर होगा कि associate company है। तो पहले लिखेंगे नहीं है, फिर नोट में लिखेंगे है। आपको दोनों लिखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप एक लिख कर आओगे, आधा मार्क मिलेगा, ठीक है। बीकॉम नहीं कर रहे अपन। नीचे आते हैं। ये रहा, पहले इतना पढ़ते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशन लाइक आई सेड,
in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture. Definition इतना सही है. नीचे का आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, but at least मैं significant influence वाला मतलब तो लिखता. Which means control of at least 20% of total voting power or control of or participation in business decisions under an agreement. Joint venture लिखोगे 100% ओके चलेगा. Conclusion पे आते हैं. In the instant case, ABC Limited has allotted equity shares with voting rights to XYZ worth 15 crores and convertible preference shares worth rupees 10 crores during financial year out of total 100 crores. ठीक है? Since XYZ Limited is holding only 15% significant influence in ABC, which is less than 20%, it is not an associate. But answer पे खत्म नहीं हुआ. Note: it can be assumed that convertible preference shares are having voting rights, and due to this, XYZ Limited is holding overall 25% paid up share capital of ABC with voting rights. Hence, significant control है and hence associate company है. तो मैं अगर मैं डायग्राम में जाऊं, मैंने पॉइंट को इनकॉर्पोरेट कर लिया था सर, जो आई गेस मिस्टर ब्लू आपको नहीं आता था. हाँ, किसी को ही नहीं आता था. ठीक है, एक और लेवल ऊपर चलते हैं. December 23, नॉट श्योर, देखना पड़ेगा. एक रीसेंट एग्जाम में September 24 में भी हो सकता है. लेट मी सर्च. कंपनीज एक्ट का होता है क्वेश्चन 1 का बी, 2 का बी, 3 का बी. ठीक है, 1 का भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का भी तो नहीं है फॉर श्योर. मिल गया. अटेम्प्ट कौन सा है यार, दिख नहीं रहा मुझे. December 24 होना चाहिए, पता नहीं, जो भी है डिफिकल्ट, दैट इज फॉर श्योर. इसके लिए एक और कंसेप्ट करना पड़ेगा. मड़ी क्यू 1 का बी June 24, लाइक ऐसे रिसेंट वाला. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट. इतने क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं. पढ़ लो एक बार. नीचे और भी ऐड है 2 लाइन, बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना लिख लेते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. लेवल 3 पे आ चुके अपन. 1 2 कर लिया अपन ने. एग्जैक्ट 1 साल पुराना फ्रॉम योर अटेम्प्ट. जल्दी करना प्लीज. सॉरी सर, नहीं मैं पूछूंगा ना. मैं टाइम देखा 12:34 हो गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा. मैं लिखवाने की सोच रहा था, टाइम नहीं पड़ा अभी. लास्ट 30 सेकेंड्स. डन, टाइम अप. हाँ, लास्ट बेंच मिस्टर वाइट, क्या लगता है आपको? नहीं समझा, ठीक है, ओके. हाँ सर मिस्टर ब्लैक, क्या लगता है आपको? वाई? टेल मी द स्टेक. सो व्हाट? आंसर राइट है. एग्जाम में बच्चे लिख कर आए 100% की सब्सिडी नहीं है, ये पूरा इंडिया लिख कर आया, क्योंकि ये दिख रहा था क्वेश्चन के अंदर.
जो नहीं दिख रहा था वो ये था, द वर्ड इफ एनी। इफ एनी में एसोसिएट आ गया ना, दैट वाज अ हिडन क्वेश्चन, तभी तो उसकी औकात 7 मार्क की रखी हुई है। अगर ऐसा पूछा था सीधा सीधा एसोसिएट है कि नहीं, पूरा इंडिया लिख के आया था हाँ एसोसिएट है, क्योंकि कुछ भी इसमें कन्वर्टेड तो है ही नहीं, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसने डायरेक्टली नहीं लिखा, उसने इनडायरेक्टली बोला कि अगर कोई और रिलेशन तो बता, तो कोई जो कोई और है ना वो एसोसिएट है, एंड द रीजन फॉर दैट इज 25%। एक और मैं डर्टीनेस बताता हूँ क्वेश्चन के अंदर, कंफ्यूज करने के जो दिया उसने। फोर्थ लाइन, आउट ऑफ 10,000 शेयर्स 5,000 ऑफ दीज वर इशूड। अरे मैं क्या करूं आउट ऑफ 10,000 का, अरे मुझे तो टोटल में से देखना है ना, 10,000 से 5,000 वो 50% हो गया, वाह मैं क्या करूं उसका। तो मुझे ये बता 5,000 टोटल में से कितना, टोटल में से टोटल इज 20, तो 5 10 में से नहीं 5 20 में से, वो डर्टीनेस है उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। सर 7वां काम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग नहीं लिखता मैं, फिर लिखता डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी, ये आता मेरे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, फिर आता क्वेश्चन रिपीट समरी में, और फिर आता कंक्लूजन। मतलब मैं आपको फर्स्ट क्लास में एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो दे देता हूँ उस बात का कि अल्टीमेटली अपार्ट फ्रॉम कंसेप्ट्स पेपर राइटिंग विल मैटर अ लॉट, लॉ के अंदर स्पेशली। सपोज ये आपका पेपर है, शीट आपके सामने एग्जाम के अंदर, यू नेवर एवर हैपन टू राइट एनीथिंग यहां पे, कभी भी नहीं। द रीजन इज वो पेपर चेकर को मार्क्स अलॉट करने की जगह दी रखी होती है, जो कॉलम है वो, वहां पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर सब तो इरिटेट हो जाएगा। नहीं, हम वहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो ऑब्वियस सबको पता है कुछ नहीं लिखते हैं। आपका आंसर स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से, सपोज ये अपना क्वेश्चन था 1 का बी, तो यू विल राइट समथिंग लाइक दिस, एकदम कॉन्स्पिक्यूअसली आंसर 1 बी, आप इस तरह लिखेंगे सेंटर ऑफ द पेज पे, क्वेश्चन नंबर नहीं, आप आंसर लिख रहे हो, आंसर 1 बी, केसली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर आपका पहला पैराग्राफ होगा ऑफ द होल आंसर, रेलेवेंट प्रोविजंस, ये आपको लिखना पड़ेगा, हेडिंग लिखना पड़ेगा, रेलेवेंट प्रोविजंस, ठीक है, एग्जाम में हेडिंग हैज टू बी देयर। इसके अंदर क्या आएगा सर, सेक्शन नंबर जो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड केस लॉस जो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो सेक्शन नंबर तो सब में अट्रैक्ट होगा, ठीक है सर, लिखा हमने। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा फैक्ट ऑफ द केस। अगेन ये भी आपको हेडिंग देनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। सर फैक्ट ऑफ द केस के अंदर क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन इन अ समरी फॉर्म, इंग्लिश में आप उसको स्कूल में बोलते थे प्रेसी राइटिंग, तो प्रेसी है मतलब 1/3 करना है आपको ऑफ द होल क्वेश्चन, उसका आपको 1 मार्क मिलता है, क्वेश्चन कॉपी करने का 1 मार्क मिलता है। सर व्हाई, दिस इज यू एक्सप्लेनिंग द पेपर चेकर दैट सी आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन समझा है, उसका आपको 1 मार्क मिलता है। एंड फाइनली कंक्लूजन, तो सपोज माई क्वेश्चन इज वर्थ 5 मार्क्स, ठीक है, मेजरली 5 मार्क क्वेश्चन आता है, इसका आपको मिलेगा मेजर 3 मार्क, इसका 1 मार्क एंड इसका 1 मार्क। इससे हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज ये आ गई कि सर अगर खुदा ना खास्ता हमने कंक्लूजन में हक भी दिया तो भी वी हैपन टू सिक्योर 4 आउट ऑफ 5, इवन दो मेरा कंक्लूजन रॉन्ग है फिर भी, बिकॉज मैंने रेलेवेंट प्रोविजन एकदम परफेक्ट लिखा है, फैक्ट ऑफ द केस एकदम परफेक्ट लिखा है, वी हैव स्टेप मार्किंग। हाँ मतलब आपका जो क्वेश्चन में जैसे हमारे इसके अंदर अट्रैक्ट हो रहा था एसोसिएट कंपनी, तो मैंने पूरा एसोसिएट का डेफिनेशन लिखा, मैंने सब्सिडी का डेफिनेशन लिखा एंड कैलकुलेशंस बताया, फिर फैक्ट ऑफ द केस के अंदर सारे फिगर्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, और कंक्लूजन एकदम शॉर्ट स्वीट सिंपल कि ये एसोसिएट कंपनी है, सिंपल। सर तो रेलेवेंट प्रोविजंस में जो हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे वो भी रेलेवेंट प्रोविजंस में 100% लिख सकते हैं, पर उसको अगर आपने फैक्ट में लिखा तो भी चलेगा, एट एनी कॉस्ट कंक्लूजन में नहीं आएगा, क्योंकि कंक्लूजन में तो आपका यस और नो ही आएगा विथ शॉर्ट में रीजन। दिस विल बी एप्लीकेबल इन एवरी केस स्टडी क्वेश्चन, एवरी मतलब एवरी। इसके अलावा एक पॉइंट और, जब हमने टॉपिक छेड़ ही दिया है तो एवरी आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज।
When I say every answer, that basically means 1 का A new page, 1 का B new page, 1 का C new page. Now suppose हमने लिखना स्टार्ट किया, ये इसका आंसर 1 का B हमने लिखना स्टार्ट किया, हमारा ये पूरा पेज भर गया, ठीक है, और हमारा यहाँ पे आंसर खत्म हुआ. एंड लाइक आई सेड कि सर 1 का C जब स्टार्ट करेंगे अपन, वो 1 का C यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगेन, आंसर 1C ऐसे. अब ये जो जगह छूट गई आपकी, इसको आपको मस्त क्रॉस मार देने का, नहीं तो उसको ऐसा लगेगा कुछ छूटा हुआ है या कुछ लिखा नहीं है, कुछ इनकम्प्लीट है, जबकि अपना आंसर कंप्लीट है. बट ऐसी जगह को उसको ऐसा लगेगा कि कुछ बच्चे ने कुछ नहीं लिखा, तो उसको आपने आउटराइट क्रॉस कर दिया. एंड ऑब्वियसली वेरी बेसिक एटिकेट, आप फिर पीटीओ लिख दोगे. इसको ऐसा लगेगा सब पेपर में खत्म हो गया, आगे भी लिखा है ना भाई, ठीक है. हमने यहाँ पे जो बात करी थी, इसकी बात करी थी तो आपके साथ एक बार और. पेपर पैटर्न लिखा था यार कहीं पे, तो कहाँ गया पता नहीं, यहाँ लिखा था शायद. आगे बोलिए, आगे बोलिए. लॉक हो गया. ग्रीन कैसे लिखा था? ओडेसी. अपने में से किसी का है? हाँ, हटाने का है उसको. अर्जेंट है? अर्जेंट है. 5 मिनट वेट नहीं होगा? नहीं होएगा उसको, नहीं तो लॉक डालने देगा. जा बहन, जहाँ भी तूने पाक करा, आई डोंट नो. ठीक है, वापस बता देता हूँ, सुनना. फर्स्ट सेक्शन में बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात. यहाँ पे फोकस. ओ भैया, ओ सेकंड क्लास, चिल ब्रो, रिलैक्स. यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका पेपर स्टार्ट्स एट 1:45 PM. Then we have 2 PM and then we directly have 5 PM. This is your writing time. In case you don't know, ये मैं अकाउंट्स और लॉ की बात कर रहा हूँ सिर्फ. This is your reading time. पूरा गेम 2 से 5 में नहीं है, पूरा गेम 1:45 से 2 के बीच में. पूरा आपका पास और फेल इस 15 मिनट में डिसाइड होता है. सर कैसे? 2 चीज़ें करनी होती है. सबसे पहली चीज़ कि सर मैं अपना आंसर शीट कौन से आंसर से शुरू करूँगा. इट इज़ नेवर टू बी इन सीक्वेंस कि पहले 1 करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 5 किया, फिर 6 किया ना. आपका जो बेस्ट है आपने वहाँ से शुरू करा. नाउ बेस्ट डज नॉट मीन आप क्वेश्चन 5 का सी, फिर 4 का ए, फिर 1 का सी. जो उठाया वो पूरा फिर ख़त्म होना पड़ेगा. तो उस 15 मिनट के अंदर मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा फ्लो ऑफ आंसर्स फॉलो करने वाला हूँ. थोड़ा और डीप में जाते हैं. अगर मैं आपकी जगह बैठा होता, मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड नहीं करता. तो करना ही है, वो तो बाद में रीड करना ही है. तो मैं 2, 3, 4, 5, 6 में से जब रीड कर रहा होता तो मैं सबकॉन्शियस माइंड से 2 चीज़ें कर रहा होता. पहला, फ्लो ऑफ माई आंसर्स, पहले क्या बाद में क्या, और दूसरा एलिमिनेशन किसका. ये दोनों में पैरेलल कर रहा होता. कि सपोज क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर A, B, C है, मुझे A बिल्कुल नहीं आता और B थोड़ा बहुत आता है, C ऑब्वियसली आई नो दिस. तो मैं तुरंत डिसाइड कर लूंगा क्वेश्चन नंबर 5 आई एम एलिमिनेटिंग, अज्यूमिंग बाकी क्वेश्चन उससे ज़्यादा अच्छे से मुझे आते हैं. तो एलिमिनेट हो गया. अब बचा 2, 3, 4, 6 एंड ऑब्वियसली 1. कभी भी कोई भी पेपर के अंदर CA फाइनल तक बोल रहा हूँ मैं, यू कैन नेवर अटेंड क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के ऐसा लगा क्या है तो इजी क्वेश्चन है, नहीं है, तूने उसको पढ़ा नहीं है. देखो उसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा. क्वेश्चन 1 कैन नेवर बी इजी. नेवर मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका. इट विल बी वेरी ट्रिकी. तो तेको अगर आसान लगा मतलब तेको वापस पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं है आसान. तो जब मैं फ्लो डिसाइड कर रहा हूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट फॉर श्योर नहीं करने वाला. भले जेन्युइनली भी इजी हो तो भी मैं नहीं करने वाला. सपोज क्वेश्चन ऐसा ही आ गया, डिफाइन द टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ना, इसमें क्या डिफिकल्ट होगा, तो अलग केस है. बाकी आई वुड ऑलवेज स्टार्ट अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. तो सपोज मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 6, देन आई वेंट टुवर्ड्स 2,
देन 4, देन मे बी शायद 1 एंड देन मे बी 3। तो जो भी आपने उठाया आपका उसका ABC साथ में ही करना पड़ेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। ऑर्डर में करो तो अच्छा है, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑर्डर में इज प्रेफरेबल, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें सीखी हमने जो आपको अब तक नहीं आती थी, किसी ने सिखाया नहीं होगा आपको, कि 145 से 2 इज डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर पासिंग एंड फेलिंग, बिकॉज आपने अगर ये सीक्वेंस डिसाइड नहीं किया एंड सपोज यू हैपन टू स्टार्ट विथ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, जो आपका एवरेज है, पेपर चेकर विल मेक अ माइंड फ्रेम बाय जजिंग यू दैट मीडियोकर पेपर है। आपका पेपर चेक करने के लिए उसको मिलता है 7 मिनट, ठीक है। ही हैज 500 कॉपीज और टाइम दिया जाता है उनको 6 से 7 दिन का, ठीक है। आपका पेपर चेक करने वाला CA ही होता है और CA में प्रैक्टिस होता है, मतलब वेरी मच नॉलेजेबल पर्सन। उसको 7 मिनट आपका पेपर खत्म करने का है। अब वो 7 मिनट के अंदर आपको जज करेगा बहुत जल्दी, बिकॉज जितना जल्दी उसने आपको जज कर लिया उतना जल्दी वो मार्क्स देगा। तो उसने आपको इनिशियल 5 मिनट में जज कर लिया, 5 तो नहीं 2 मिनट में जज करा, आपके 1-2 क्वेश्चन देखिए क्या इसका आंसर अच्छा है, तो फटाफट कॉपी चेक होगी और फटाफट मार्क्स उसके हाथ से फ्लो होंगे। और ऑन द कॉन्ट्री उसने आपको जज करा कि यार ये तो मीडियोकर है या ठीक है नॉर्मल है, तो मार्क्स भी फिर 7 में से 4, 5 में से 3 वो मीडियोकर देके आपको छोड़ देगा और वो घूम फिर के अपन 40 से 50 के बीच में आके रह जाएंगे। इट डजंट मेक ऑब्वियसली एनी सेंस। ओके, इनिशियल आंसर्स आपके बेस्ट आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। नया आंसर, नया पेज सिखा दिया हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 1, रीडिंग टाइम में नहीं पढ़ने का, बाद में पढ़ने का। एक लास्ट पॉइंट में भी कि सर हमने इनिशियली डिसाइड किया था कि हम क्वेश्चन नंबर 5 स्किप करने वाले हैं, बट बाद में हमने जब वापस एक बार पेपर सॉल्व करते करते जब 1 घंटा बचा था, हमने डिसाइड किया कि नहीं यार 6 डिफिकल्ट लग रहा है, या लेट्स से मेरे को 6 आता है पर वो इतना लेंथी है कि मेरा पेपर छूट जाएगा। तो फिर आई हैव टू चेंज माय माइंडसेट और अब मुझे 5 करना पड़ेगा। सपोज आपने 6 का A लिख दिया, ठीक है, आपको रियलाइज हो कि नहीं यार B और C में तो और टाइम जाएगा, मुझे 5 करना चाहिए, तो 5 स्टार्ट कर देने का, 6 काटने का नहीं। 5 का A कर, B तो आता नहीं था अपन को, 5 का C कर, फिर पीछे जाके 6 काट दे। हाँ बेवड़े तूने उसको भी काट दिया और तेरा पेपर छूट गया, तो ना तो इधर का रहा ना तो उधर का रहा। तो कितना स्मार्टली मैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूंगा, जितना होता है टाइम बचा उतना मेरे पास, और जब वो दीदी आएगी पेपर कलेक्ट करने के लिए फटाक से पीछे जाके 6 को काट दूंगा, ठीक है। लास्ट में काटूंगा, पहले काटा सुसाइड नहीं कर सकते। ऐसी कुछ बातें जो दिमाग में आ गई तो मैंने बता दी, ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में आएगा तब बता दूंगा जैसे जैसे आएगा। एक तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, वो तो हम राइटिंग प्रैक्टिस में डिस्कस करेंगे। आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ एक बार, एकदम बेसिक, आप दिमाग लगा खुद भी कर सकते हो, कोई हार्ड मैथ्स नहीं है। 100 मार्क्स 180 मिनट्स। रीडिंग में टाइम में ऐड नहीं कर रहा हूं बिकॉज तो हमने 15 मिनट में कर लिया ना ऑलरेडी। तो जब मैं सेकंड टाइम क्वेश्चन पढ़ूंगा एकदम स्पीड में पढ़ूंगा, तो उसको टोटल 1.80 देना पड़ेगा आपको। 1.8 मिनट्स निकल के आया, ठीक है, ग्रॉस बोल रहा हूँ, नेट नहीं ग्रॉस बोल रहा हूँ। तो अगर मेरा क्वेश्चन 5 मार्क का है मतलब मेरे पास 9 मिनट है, और इसकी प्रैक्टिस अपन को क्लास के अंदर ही करनी पड़ेगी। जो दूसरे ब्रांचेज हैं आपको तो मैंने पढ़ाया नहीं, बोरीवली, अंधेरी, घाटकोपर, एवरीवेयर से मैं ही हूँ, यहाँ पे आई एम नॉट देयर, आई वॉज नॉट देयर। हम क्लास के अंदर स्टॉप वॉच स्टार्ट करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। स्टॉप वॉच स्टार्ट करके मतलब ये जो 9 मिनट है ये आपके सामने क्वेश्चन के बाजू में आपको दिख रहा होगा। तो जब हम आंसर लिख रहे होंगे आपका वो स्पीड कॉन्ग्रुएंस में स्टार्ट हो जाएगा कि 9 मिनट में खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली बार के अंदर आपको लगेगा 16 से 17 मिनट लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे इट बॉइल डाउन टू कम डाउन टू 12-13 और करोगे थोड़ा आ जाएगा 10 तक। एग्जाम में जाने से पहले वो 9 से नीचे हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जब राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो विल पुट अ टाइमर आपके सामने ही बाजू में क्वेश्चन के, एंड देखेंगे हमें कितना टाइम लगेगा। मैं क्लास के अंदर ही उसको चेक करूंगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया आपको आई गेस, इंशाल्लाह। हाँ कहाँ था मैं, यहाँ पे 1 2 3 और 6। We did 4 definitions: 6, 20, 46, 87. ट्राई करते हैं एक बार, ब्लैक दीदी, 3rd टाइम।
This time with a lot of hope. Sorry दीदी, ना रीड करके तो बच्चा ही बोल सकता है, बिना रीड करे ट्राई करना है. बोलिए चारों में से कौन सा बोल रहे हैं? 2x20 नहीं, तीनों में से कौन सा बोल रहे हैं? फॉरेन. जी बहन बोलिए. It is a company or a body corporate incorporated and under the same country. Incorporated. Incorporated in the same country. Okay. फिर ना और किसने हगा था? हाँ सर, सेकंड लास्ट बेंच भैया बोलिए एक बार, कौन सा बोल रहे हैं? आपकी चॉइस. ओके. Foreign company is a company or a body incorporated outside of India and ऊपर भी बिजनेस एक्टिविटी, नीचे भी बिजनेस एक्टिविटी, दोनों जगह बिजनेस एक्टिविटी. ऐसा ना चले. और किसी ने आंसर नहीं दिया. हाँ दीदी, सब्सिडरी कंपनी अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या? डायग्राम में क्या क्या था? लेयर्स तो इररिलेवेंट है, काम की बात करते हैं. वो तो उसने बोला इसलिए समझाया था, मैं समझाता भी नहीं. बोल जल्दी बोल. मेन डेफिनेशन क्या थी? एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर ऐसे कुछ एरोस थे. व्हाट वर दे? हमने क्वेश्चन भी करे उसके 2-3 शायद. वेटिंग ना. वो डायग्राम वायग्राम ऐसा कुछ याद नहीं? कोई डायग्राम बनाया था? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूं, क्या बनाया था ना? बज में रेड. कंट्रोल्स बोल रही है. बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर. कंट्रोल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है आगे. ठीक है लॉजिकली राइट है, बट बहुत और पॉलिश करना पड़ेगा इसको. हाँ पीछे ब्लू, हमने एक भी आंसर नहीं दिया आज. कौन सा बोल रहे हैं? मैगी रेडी रहना. हाँ दीदी बोल. जी जल्दी करें, मुझे बाहर जाने का है. जल्दी कर. मतलब 50%. 50% और मैगी. कौन सा क्वेश्चन बोलोगे आप? फॉरेन कंपनी बोलिए. Foreign company is a company which is a company or corporate body incorporated outside of India, जी. which has business places in India by itself or through an agent, either in the physical forms or through electronic mode. It also conducts its business activities in India. इन एनी मैनर. कंपनी ए कंपनी बी के अंदर अगर होल्ड करता है सपोज 77.77% लेट्स से. अब हम बात कर रहे हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर बी को आप दो नाम दे सकते हो. एक उसका नाम दे सकते हो आप एसोसिएट्स और एक नाम दे सकते हो सब्सिडरी. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? गलत बोल रहा हूँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बिकॉज सर एसोसिएट कंपनी बोल रहा था एटलीस्ट 20%, विच इज मोर देन इक्वल टू 20%, विच सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया. सब्सिडी कंपनी वॉज सेइंग मोर देन 50%. बेवड़ी बोलते 50%. दीदी मोर देन 50%. ये भी सेटिस्फाई हो रहा है सर. दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कंडीशंस. सो द क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइजेस इज कि सर इसको आप एसोसिएट बोल रहे हैं, सब्सिडी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं. दोनों नहीं बोल सकते.
इट हैज़ टू बी ओनली सब्सिडरी। सर क्यों? डेफिनेशन की सेकेंड लाइन के अंदर पहले 5 वर्ड्स में लिखा था बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी। इसका मतलब आपके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया कि सर अगर ए कंपनी का बी कंपनी के अंदर स्टेक है 0.1 से 19.99%, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, ठीक है? इट्स लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है? कोई नाम नहीं है। 20 से 50% इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, ठीक है? सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गया। मोर देन 50% होल्डिंग सब्सिडरी, शादी हो गया, ऑफिस जो भी हुआ, ठीक है? तो मेजरली दिस इज समथिंग यू नीड टू बी नोइंग कंसेप्चुअली कि ऑल्दो एटलीस्ट 20% लिखा है बट उसका अपर लिमिट इनडायरेक्टली 50% ही है, उससे ज़्यादा में रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, ठीक है? क्योंकि नियम कानून भी अलग अलग हैं, एसोसिएट के लिए, सब्सिडी के लिए, ऑल टुगेदर डिफरेंट रूल्स एंड लॉ। तो आपको आना चाहिए कि हाँ ये 50% तक ही रहेगा एसोसिएट, उसके बाद सब्सिडी बन जाएगा, आप जा सकते हैं। हो गया, हाँ घर जाने का मस्त।